सर देखो, हम लोगों ने है ना कल एक जाते जाते इंटीग्रेशन की बात करी थी, जहाँ पर हम लोगों ने लिखा था कि C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P2 की पावर P1 की पावर VDP। ठीक है, ये लिखा था। और इसको लिखने के बाद में हम लोगों ने कहा था कि इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो वैल्यू आई थी हमारे पास में गामा अपॉन गामा माइनस 1 P1 V1 माइनस P2 V2। अब यहाँ से इसको इंटीग्रेशन करके देखते हैं कि क्या वो वैल्यूज आती है या नहीं आती है। एक ये छोटा सा इंटीग्रेशन आपको सब करने दिया था, होप्स है ना कुछ बच्चों ने किया है, और होप्स मैं चाहूँगा कि बाकी बच्चे भी है ना जिन्होंने नहीं किया तो आप लोगों को खुद को एक बार ट्राई करना चाहिए था। चलो एक बार स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अभी मैं है ना यहाँ पर एक्सपेंशन जो है ना वो एक्सपेंशन मान लेता हूँ पीवी की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एट द प्लेस ऑफ गामा। मैं एक सिंपल एक्सपेंशन मान लेता हूँ कि पीवी की पावर n इज इक्वल टू क्या है, मेरे पास में कॉन्स्टेंट है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v हियर? हमारे v की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की पावर 1/n p की पावर माइनस 1/n। ओके, और इसको अगर अपन ने पुट करा उस इक्वेशन में तो देखो क्या आ रहा है मेरे पास, इंटीग्रेशन c की पावर 1/n तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। इंटीग्रेट करना है हमको कहाँ से, P2 से लेकर P1 तक, और यहाँ आ गया हमारे पास p की पावर माइनस 1/n dp। When we do this integration हमारे पास क्या आता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पर भी वही चीज कर देते हैं हम लोग। इसको हम लोगों ने कर दिया p की पावर माइनस 1/n+1 एंड हियर इज माइनस 1/n+1। ठीक है, और लिमिट्स पुट कर देते हैं। लिमिट्स आर P2 से लेकर P1 तक। क्लियर है? अब यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर दो। वैल्यूज पुट करोगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ जनरेट करने की कोशिश करते हैं। इसको है ना यहाँ पर मैं थोड़ा स्क्रीन बड़ी करके इसको कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग है ना यहाँ पर आगे प्रोसीड कर देते हैं। दैट इज इक्वल टू, यहाँ तो ऊपर आ गया हमारे पास में n अपॉन हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर n अपॉन n-1 तो यहाँ आ गया। ठीक है, n अपॉन n-1 के साथ साथ में n अपॉन n-1 के साथ साथ में हमारे पास क्या बच रहा है, c की पावर 1/n, और here we have that the after putting the values, और अगर हम लोग वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो वैल्यूज के साथ साथ में हमारे पास में क्या आ रहा है, ये चल तो रहा है ना आप लोग स्क्रीन पर? नो सर। नहीं सर, नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा। ओके, जस्ट अ सेकंड। अब आ गया? यस सर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास चल रहा था n अपॉन n-1 और n अपॉन n-1 c की पावर 1/n हमारे पास वैल्यूज हैं। अब इसको देखो हम लोगों ने क्या लिख दिया यहाँ पर से, देखो जो ये वैल्यू थी पुट लिमिट पुट कर देते हैं। P2 की पावर माइनस 1/n, सॉरी पहले आएगा P1, P1 की पावर माइनस 1/n+1 माइनस P2 की पावर माइनस 1/n+1। ठीक है, अगर हम लोग है ना ये वैल्यूज पुट कर दें साथ के साथ में ना किसको ले लें, c की पावर 1/n को ले लें, तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है, n अपॉन n-1 c की पावर 1/n P1 की पावर माइनस 1/n और फिर क्या है P1। सिमिलरली माइनस c की पावर 1/n, c की पावर 1/n P2 की पावर माइनस 1/n और P2। देखो यहाँ पर जो हमारे पास में ना इक्वेशन थी ना, इस इक्वेशन के अंदर देखो यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि है ना v इज इक्वल टू क्या है, c की पावर 1/n p की पावर माइनस 1/n। तो इफ इट इज सो तो हमारे पास ये वैल्यूज कैसे चेंज हो रही है, देखो ये वैल्यूज हो गई हमारे पास में n अपॉन n-1 और इसको हमने बोल दिया
P1V1 माइनस P2V2। सो इज हाउ हम लोगों ने ना इसको डिराइव करके ये इक्वेशन जनरेट करी थी कि हमने फिर डायरेक्ट बोला था कि n अपॉन n माइनस 1 P1V1 इज इक्वल्स टू C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर अपॉन 2 रेज़ टू पावर, जिसका इंटीग्रेशन क्या है P2 अपॉन P1 VdP। जब हम लोग है ना गैस का बात करते हैं ना, गैस एक्सपेंशन की, तो वी कैन हम रिप्लेस कर देते हैं n को गामा के साथ में, ठीक है। यस सर। ओके, सो आगे है ना हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये तो था जो पिछला हम लोगों ने छोड़ा था, उसके साथ में हम लोग है ना वापस से स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक। प्लीज राइट डाउन द हेडिंग नोजल एफिशिएंसी। सबसे पहले हम बात करेंगे नोजल एफिशिएंसी की, उसके बाद में हम लोग है ना बात करेंगे आगे के टॉपिक्स के बारे में। तो here we have the nozzle efficiency। तो सबसे पहले देखो नोजल एफिशिएंसी को हम लोग है ना दो टाइप से डिफाइन करते हैं, तो लिख लो। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ actual heat drop to the isentropic expansion। और इसकी एक और तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। दैट वैल्यू कैन बी फाइंड आउट एज, इट इज, लिखो, इट इज अ रेशियो ऑफ, इट इज अ रेशियो ऑफ actual gain in kinetic energy, actual gain in kinetic energy to that due to isentropic expansion। आओ इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपको सामने है ना दो डायग्राम दिख रहे हैं, एक इसका टीएस डायग्राम है और एक इसका एचएस डायग्राम है। तो मैं इसको है ना यहाँ से है ना एचएस डायग्राम से समझाता हूँ और इसको समझो कि इन इट्स एचएस डायग्राम हमारे पास में क्या है। ये देखो यहाँ पर क्या है, मेरे पास में एचएस डायग्राम है। इस एचएस डायग्राम में क्या है, ये मेरे पास में ये कर्व बनाया हमने, दिस इज द एच, दिस इज द एस। ये हमारे पास में कुछ सैचुरेशन लाइन थी, तो सैचुरेशन लाइन को हम लोग एक अलग कलर से शो कर देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। दिस इज आवर सैचुरेशन लाइन, ओके, दिस इज आवर सैचुरेशन लाइन। एंड इस सैचुरेशन लाइन के अंदर हमारे पास में क्या आ रहा है, अब हम आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन द आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन भी अपन जब बात कर रहे हैं, तो मान लो कोई हमारे पास इनिशियल प्रेशर था कुछ P1 और इसका इनिशियल टेम्परेचर था T1, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास में क्या था, एक पॉइंट था जिसकी वैल्यू क्या थी, H1, ठीक है। अब आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में क्या होता है, ये जो हमारा पॉइंट ऑफ सेक्शन है, यहाँ से हमारे पास में क्या हुआ, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉप हुई। मतलब हमारे आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में क्या है, एंट्रोपी कैसी बनी हुई है, कांस्टेंट। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में क्या हो रखा है, एंट्रोपी कैसी बनी हुई है, कांस्टेंट। इफ एंट्रोपी इज कांस्टेंट तो ये कैसा हो गई, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हमको शो हो रहा है। यहाँ पर हम बोल देते हैं कि इसका कुछ प्रेशर है P2। यहाँ पर जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर इसका प्रेशर है P2। तो जहाँ पर हमारे पास इनिशियल प्रेशर P1 था, वहाँ पर हम लोग बोल देते हैं इसके करस्पॉन्डिंग जो इसकी इंथैल्पी है, दिस इंथैल्पी इज H1 एंड दिस इंथैल्पी इज H2। अगर यहाँ पर क्या जनरेट हो रहा है, फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। तो फ्रिक्शन जनरेट होने की वजह से ये प्रोसेस स्ट्रेट नहीं फॉलो होकर कैसा फॉलो होगा, एक कर्व पाथ में फॉलो होगा। कर्व पाथ कैसा जाएगा, ये कर्व पाथ जाएगा कुछ इस टाइप से। लेट सपोज कि यहाँ पर जो इंथैल्पी आ गई ना, दिस इंथैल्पी इज S2 डैश, इसको हमने नाम दे दिया S2 डैश। अब देखो डेफिनेशन की बात करते हैं अपन, जो डेफिनेशन में दे रखा है वहां से। डेफिनेशन में क्या बोला हम लोगों ने कि व्हाट इज द एंथैल्पी, व्हाट इज द नोजल एफिशिएंसी। व्हाट वी हमने क्या लिखा है, व्हाट इज द नोजल एफिशिएंसी। It is defined as the ratio of actual heat drop to the isentropic expansion.
एक्चुअल हीट ड्रॉप टू द आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर एक्चुअल हीट ड्रॉप कितना हो रहा है डायग्राम में देखकर। H2 डैश। बच्चे ड्रॉप हो रहा है हीट का ना, हीट का ड्रॉप हो रहा है। इनिशियली कितनी थी इसकी एनर्जी H1, अब एक्चुअल में है ना कितनी आ गई S2 डैश आ गई, तो ड्रॉप कितना हुआ? S2 minus S2 dash sir. बड़ा कौन है, H1 बड़ा है या S2 डैश बड़ा है? H1 H1 बड़ा है ना, तो हमारे पास वैल्यू Yes, क्या sir. आएगी? H1 minus S2 डैश। H1 माइनस S2 डैश। तो हम लोग है ना यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास में जो एक्चुअल ड्रॉप है ना, एक्चुअल ड्रॉप वो कितना है, H1 माइनस S2 डैश। आइसेंट्रोपिक ड्रॉप कितना है? आइसेंट्रोपिक ड्रॉप कितना है? S2 minus S1। S2 minus H1। S2 बड़ा है या H1 बड़ा है? हमेशा जो बड़ी क्वांटिटी होती है उसमें से छोटी क्वांटिटी को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो H1 बड़ा है या S2 बड़ा है? H1 H1 बड़ा है ना, तो हमारे पास में क्या वैल्यू होगी, हमारे पास वैल्यू होगी H1 माइनस S2। H1 minus H2। ठीक है, अब ये एफिशिएंसी हमेशा क्या होती है हमारी, 1 होती है या 1 से लेस होती है? यही होता है, यही होता है ना। Yes sir। हमारे पास जो वैल्यू होती है या तो 1 होती है या 1 से बड़ी छोटी होती है। तो बताओ एक्चुअल ड्रॉप बड़ा है या आइसेंट्रोपिक ड्रॉप बड़ा है? मैं आपको फॉर्मूला जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है ना, उसको सीख सके हम। एक्चुअल ड्रॉप बड़ा है या फिर है ना हमारे पास में है ना आइसेंट्रोपिक ड्रॉप बड़ा है? डायग्राम देखो, डायग्राम डायग्राम से समझने की कोशिश करो। आइसेंट्रोपिक ड्रॉप बड़ा है सर। आइसेंट्रोपिक ड्रॉप बड़ा है, कैसे बड़ा है? यहाँ पर देखो दूसरे से हाँ यहाँ से कलर है ना, ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है आइसेंट्रोपिक ड्रॉप की। ठीक है, जबकि जबकि हमारे पास में है ना जो एक्चुअल ड्रॉप था ना, उस एक्चुअल ड्रॉप की जो डिस्टेंस है वो ये वाली है। ठीक है, मतलब ये हमारा एक्चुअल ड्रॉप है और वहीं हमारे पास में जो आइसेंट्रोपिक ड्रॉप है ना वो क्या है, ये वैल्यू हमारे पास में क्या है, आइसेंट्रोपिक ड्रॉप है। तो हमको यहाँ से लेंथ दिख रही है, यहाँ से हमको क्या दिख रही है, लेंथ दिख रही है। ठीक है, Yes, जैसे sir. जैसे हमने लेंथ देखी, हमको क्या दिख रही है, द लेंथ ऑफ द आइसेंट्रोपिक ड्रॉप इज ग्रेटर देन एक्चुअल ड्रॉप। तो हम लोग न्यूमरेटर में किसको रखेंगे? आइसेंट्रोपिक H1 को। वापस से समझो, नहीं, वन एक्चुअल ड्रॉप को। H1 ड्रॉप को रखेंगे सर। हाँ, जिसकी क्वांटिटी Actual- छोटी है ना उसको हम लोग न्यूमरेटर में रखेंगे, जिसकी क्वांटिटी बड़ी है उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, डिनोमिनेटर में रखेंगे, डिनोमिनेटर में। है ना। इफ इट इज सो, अगर हमारे पास है ना ऐसी कंडीशन जनरेट होती है तो उस कंडीशन के अंदर है ना हमारे पास में देखो ये ड्रॉप कैसे आ जाएगा, ये यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर समझो इसको। हमने क्या बोल दिया, हमने बोला कि है ना जो हमारी नोजल एफिशिएंसी है वो नोजल एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज H1 माइनस S2 एक्चुअल टू द H1 माइनस S2। S बोला, हम S2 डैश बोल रहे हैं तो वी कैन यूज द S2 डैश ना। तो हमारी एफिशिएंसी क्या हो गई, ईटा इज इक्वल्स टू H1 माइनस H2 अपॉन H1 माइनस H2 डैश। ये पहला फॉर्मूला, ठीक है, ये पहला फॉर्मूला जो हम लोगों ने जनरेट किया। ठीक है, फिर दूसरी डेफिनेशन बोली हम लोगों ने, उस दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करी है। दूसरे फॉर्मूले में हम लोगों ने किसकी बात करी है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करी है। तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, दिस इज द C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर अपॉन 2 एंड दिस वैल्यू इज
अगर इसको अपन सो ये C2 डैश है तो अपन C2 डैश ले लेते हैं और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी C2 माइनस C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर अपॉन 2, जहाँ पर अभी मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था ना स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। सर एफिशिएंसी में आइसेंट्रोप एक्चुअल ड्रॉप पर आना चाहिए ना। ऊपर ही तो आया है। अच्छा यहाँ पर गलत कर दिया। ओके ये लो, ठीक है, H1 माइनस H2 डैश अपॉन H1 माइनस H2। अब देखो मैंने इसको है ना दूसरी साइड में एट दिस साइड मैंने इसको किसकी फॉर्म में लिख दिया है, मैंने इसको है ना लिख दिया है किसकी फॉर्म के अंदर, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। जब मैंने इन दोनों का रेशियो लूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जब मैं इन दोनों का रेशियो लूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इफ मेरे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या आएगा वैल्यू, अगर मेरे पास है ना इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास वैल्यू क्या जनरेट हो जाएगी, H1 माइनस H2 डैश की जगह तो क्या आ जाएगा मेरे पास, H1 माइनस H2 डैश की जगह आ जाएगा C2 डैश माइनस C1 स्क्वायर अपॉन 2, C2 डैश का स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर अपॉन 2 और नीचे क्या आ जाएगा C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर अपॉन 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया हमारा, तो इन हाउ हमारे पास में ईटा क्या बच गया, हमारे पास ईटा बच गया C2 डैश स्क्वायर माइनस स्क्वायर। अच्छा साइलेंट कर ले नूर आलम, क्वेश्चन पूछ रहा है। यस सर। क्वेश्चन पूछा है तो ऑन रख, अदरवाइज म्यूट कर दे, है ना। C2 डैश स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर अपॉन C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर, ये हमारा है ना सेकंड फॉर्मूला है जो मैंने बताया आपको। अब इसको है ना इसमें डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हो कि है ना ये जो अपन ने एक्चुअल हीट गेन बताया, तो ये जो डिस्टेंस है ना ये वाली डिस्टेंस हो गई हमारे पास में C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर अपॉन 2 और ये वाली जो एक्चुअल वाली हीट ड्रॉप है ये हो गई हमारे पास में C2 डैश स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर अपॉन 2। हमने क्या करा, इन दोनों का रेशो ले लिया, हमने क्या किया, इन दोनों का रेशो ले लिया। क्लियर है? इज इट क्लियर? मैं बेसिकली यहाँ Yes, पर है sir. ना फॉर्मूला बनवाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को है ना फॉर्मूला बनाना आना आ पाए। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर ना फॉर्मूला जनरेट हो पाए, इसलिए थोड़ा सा कलरफुल आपके सामने ना बोर्ड बना दिया है मैंने, ताकि एक एक चीज़ आपको क्लियर दिख सके और एक एक चीज़ आप समझ सको कि कौन सी चीज़ हमने कहाँ पर ली है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग कहते हैं नोजल एफिशिएंसी। अगर C1 है ना क्या हो, बहुत छोटा हो एज कम्पेयर टू द C2, इफ द वैल्यू ऑफ C1 इज मच लेसर देन द C2 तो हम C1 को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर C1 को नेग्लेक्ट कर दिया, अगर हमने क्या करा C1 को नेग्लेक्ट कर दिया, तो C1 को नेग्लेक्ट करने पे हमारे पास में क्या आया, जो भी हमारी इक्वेशन थी उस इक्वेशन में से है ना C1 गायब हो जाएगा। C1 गायब होने के बाद में हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ईटा बचेगा। तो हमारे पास क्या आएगा, ईटा इज इक्वल्स टू C2 डैश स्क्वायर अपॉन C2 स्क्वायर। हमने है ना जहाँ पर एक्चुअल प्रोसेस था उसको हमने डैश से डिनोट किया है, जो हमारे पास में है ना वो प्रोसेस था आइसेंट्रोपिक, उसको हमने सिंपल नंबर से डिनोट किया है। क्लियर है? यस सर। क्लियर है सबको? Yes, sir. तो अब हम लोग है ना दूसरी वैल्यू पढ़ते हैं, दैट इज द डिफ्यूजर एफिशिएंसी। मैं ना डिफ्यूजर एफिशिएंसी के लिए ना इसका कर्व समझाता हूँ, इसकी डेफिनेशन तुम लोग मुझे बताना। तो मैं इसलिए अगली स्लाइड ओपन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे है ना करके बताओ इस चीज को। ओके तो तुम्हारे सामने पहले इसका कर्व समझ लो। जैसे नोजल एफिशिएंसी में ना प्रेशर ड्रॉप हो रहा था, एंथैल्पी क्या हो रही थी, गिर रही थी। डिफ्यूजर में क्या होता है, जैसे मान लो कि ये मेरे पास HS कर्व है, तो इनिशियली मेरे पास में कुछ प्रेशर है, इनिशियली मेरे पास में कुछ प्रेशर है P1, इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है T1 और यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, मेरा पहला पॉइंट मिल गया इस जगह पर। ठीक है, जैसे मेरा पहला पॉइंट मिला तो मैंने ना यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी और आइसेंट्रोपिकली स्ट्रेट लाइन लेके चला गया। मैं कैसी लाइन के लेके जा रहा हूँ, आइसेंट्रोपिकली स्ट्रेट लाइन लेके जा रहा हूँ कि यहाँ से मैं एक आइसेंट्रोपिक लाइन लेके चला गया स्ट्रेट। और ये जो दूसरा पॉइंट मुझे मिला है ना,
ये यहाँ पर है ना, लेट सपोज कि यहाँ पर प्रेशर कितना है मेरे पास में P2। दिस इज द प्रोसेस आइसेंट्रोपिक। ये कैसी प्रोसेस है? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। अगर ये प्रोसेस एक्चुअल होती तो ये प्रोसेस फ्लो है ना हमारे पास इस टाइप से नहीं जाके, मतलब अभी कैसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये फ्लो इस टाइप से नहीं जाके कैसे जा रहा होता, ये फ्लो जा रहा होता हमारे पास में कुछ इस टाइप से। तो लेट सपोज कुछ यहाँ पर करस्पॉन्डिंगली हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर इसकी इंथैल्पी है H1, यहाँ पर इसकी इंथैल्पी है H2, और सिमिलरली यहाँ पर ये जो पॉइंट आ रहा है इस पॉइंट पे इसकी इंथैल्पी है S2 डैश। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ डिफ्यूजर? कल आपके सामने बहुत छोटी चीज मैंने बताई है कि न्यूमरेटर को हम लोग कहाँ रखेंगे, न्यूमरेटर छोटा रखते हैं, डिनोमिनेटर बड़ा रखते हैं। अब सोचो इसके अंदर छोटा क्या है और बड़ा क्या है, और मुझे वैल्यू बताओ। H1 minus 2 H1 तो छोटा है। सोचो सोचो, 2 मिनट देता हूँ सोचने के लिए। And this time I want the answer from the Sanjay Kumar Verma. रितेश एंड राजा, तुम लोग भी तैयार हो? किसी को आंसर आया? संजय? यस संजय। अनीश, दिनेश, हिमांशु, मीना, रुक जा आदित्य थोड़ी देर। राहुल? यस सर। हाँ बताना यहाँ पे क्या लिखूं? ड्रॉप गेन होगा ना सर? H2 minus H1 upon H2 dash minus H1. यस, बट यहाँ पर एनर्जी का क्या हो रहा है? गेन हो रहा है, ड्रॉप नहीं हो रहा है। कुणाल ने एकदम सही बोला कि यहाँ पर एनर्जी का क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। तो व्हाट वी डिफाइन एज अ डेफिनेशन। पहले हम लोग क्या लिखेंगे? ऊपर आइसेंट्रोपिक लिखूं या एक्चुअल लिखूं, ये बताओ। छोटा वाला कौन सा है? सर ये आइसेंट्रोपिक। H2. आइसेंट्रोपिक, ठीक है। तो हमारे पास एचडी क्या हो जाएगा? H2 माइनस H1 अपॉन H2 डैश माइनस H1। दिस इज द गेन इन एनर्जी। नोजल में हम लोग क्या कर रहे थे? लॉस ऑफ एनर्जी कर रहे थे। यहाँ पर क्या है? गेन इन एनर्जी है। अगर इसी को हम लोग है ना काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखें तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, जब एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है तो हमारे पास क्या डिक्रीज हो रही है? हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो देखो यहाँ पर C1 पहले आ गया, C1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर अपॉन C1 स्क्वायर माइनस C2 डैश का स्क्वायर। This is the formula in the terms of the kinetic energy. Hope so it is clear. आओ इसकी डेफिनेशन करते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन देखो। It is defined as the asentropic enthalpy rise to the actual enthalpy rise in a diffuser. ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? एंथैल्पी राइज का यूज कर रहे हैं। अभी सर पूछना क्या है ना, सर ये क्या बनाया है आपने यहाँ पर, कि ये चीज तो हमको समझ में आ गई कि यहाँ से ये वाली जो प्रोसेस है ये तो हमको समझ में आ गई, ये ऊपर वाली प्रोसेस क्या बना दी गई है? बताओ क्या है ये ऊपर वाली प्रोसेस जिसपे मैंने है ना सर्किल करेक्ट किया है? एनर्जी सर। अच्छी कौन सी एनर्जी है? मतलब क्यों यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक सिंगल टर्म है? अभी तक तो हम जब यहाँ पर लिख रहे थे तो हम लोग यहाँ पर बोल रहे थे कि है ना दिस इज अ ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है हमारे पास C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर अपॉन 2। इसको हमने बोला कि ये तो C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर अपॉन 2 है।
मगर जब ये डायग्राम में यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने एक सिंगल टर्म कांस्टेंट लिया। प्रेशर पे कांस्टेंट प्रेशर पे वेलोसिटी ड्रॉप हो रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो आपको फिर से आज सोचने के लिए टाइम दिया मैंने कि आपको ये सोचना है कि इस जगह पर ये जो है ना हमारे पास ये वाला प्लेस आया है, हाँ, ये जो हमारे पास प्लेस आया है, इस प्लेस के ऊपर ये जो प्लेस जनरेट हुआ है, इस प्लेस के ऊपर मैंने ना क्यों किसी से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया है। यहाँ पर एक सिंगल वेलोसिटी की फॉर्म में है ना, कैसे मैंने ना यहाँ पर डिस्टेंस शो कर दिया। तो दिस आंसर मैं आप लोगों से चाहूँगा नेक्स्ट क्लास जब हम लोग पढ़ेंगे तब तक इसी को आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग, है ना। ये छोटा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, मैंने इसको पढ़ाया हुआ है आपको, तो मैं चाहता हूँ कि कितने लोग है ना सही से सोच के ना इसका आंसर दे पाएंगे। देखो कोशिश करो समझने की मैं क्या। एंथैल्पी कांस्टेंट है ना। तो एंथैल्पी कांस्टेंट होने से क्या होता है, ये तो आप ये ना यहाँ पर इस पॉइंट पे लोगे तो इस पॉइंट पे जितने भी प्लेस है वहाँ पे एंथैल्पी कांस्टेंट है, इस पॉइंट पे जितने भी लोगे वहाँ पे एंथैल्पी कांस्टेंट है, इस पॉइंट पे जितना भी लोगे उसके ऊपर एंथैल्पी कांस्टेंट है। थिंक, सोचो, ठीक है। कल तक का टाइम है सोचने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ मैं वापस से। मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब यहाँ पर मैं है ना दो एंथैल्पीज के बीच में डिफरेंस बता रहा हूँ यहाँ पर, तो उन दो के बीच में जब डिफरेंस बता रहा हूँ तो मैंने है ना दो वेलोसिटीज को सब्ट्रैक्ट किया है। बट यहाँ पर है ना इस कर्व के ऊपर मैंने कुछ ऐसे अजीब सी चीज और बना दी है। इस कर्व के साथ में जब यहाँ से डिस्टेंस बताई तो मैंने वेलोसिटी या फिर डिस्टेंस को किस में नोट किया है, सिर्फ एक सिंगल टर्मिनोलॉजी में के अंदर डिफरेंस डिफाइन किया है। सो मेरा क्वेश्चन इतना सा है कि ऐसा क्यों है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि ऐसा हमने क्यों किया है, और इस क्यों का आंसर हम इससे पहले की जो 2-3 क्लासेस हैं उन 2-3 क्लासेस में ले चुके हैं। सो रिकॉल करो, रिकॉल करने के बाद बताओ कि ऐसा क्यों किया और क्या है, क्या हमको इससे फायदा निकल के आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी सी चीजें हैं उनको क्लियर करते हुए चलते हैं, और फिर कल हम लोग एक बड़ी सी डेरिवेशन करेंगे इसकी, जो कि है ना इस यूनिट की सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। एंड 99.99% है ना वो क्वेश्चन हमसे ना पूछा ही जाता है, या फिर वो डेरिवेशन हमारे पास में आती ही आती है। ओके, तो इससे पहले थोड़े से दो छोटी छोटी सी डेफिनेशन है। सबसे पहला है टोटल प्रेशर लॉस कोफिशिएंट, तो इसको लिख लो, टोटल प्रेशर लॉस कोफिशिएंट को। ठीक है, इसको लिख लो टोटल प्रेशर लॉस कोफिशिएंट को। दिस कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिक्रीज इन टोटल प्रेशर। दिस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, रुको, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, टोटल प्रेशर लॉस कोफिशिएंट के बारे में। तो इस टोटल प्रेशर लॉस कोफिशिएंट को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया है, इसको हम लोगों ने डिफाइन किया है एज अ रेशियो ऑफ टोटल प्रेशर एनर्जी टू द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। टोटल प्रेशर एनर्जी टू द काइनेटिक एनर्जी, ये कब हमको जनरली रिक्वायरमेंट होता है, जनरली हम लोग है ना डिफ्यूजर के टाइम पे इसको कंसिडर करते हैं। इट इज डिजायरेबल टू हैव द मिनिमम वैल्यू ऑफ टोटल प्रेशर लॉस कोफिशिएंट। जब हम डिजाइन करेंगे डिफ्यूजर को तो हम इसकी रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास में दैट इज अ प्रेशर रिकवरी कोफिशिएंट। जब हम लोग प्रेशर के अंदर लॉस कर रहे हैं तो हम लोग है ना प्रेशर लॉस के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम लोग प्रेशर को रिकवरी कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्रेशर की रिकवरी के लिए। इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ स्टैटिक प्रेशर राइज टू द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और इसको हम लोग डिनोट किया किससे, सीपी से। सीपी आइसेंट्रोपिक, सीपी आइसेंट्रोपिक इज P2 minus P1 upon half rho C1 square, ठीक है। इसको डिफाइन कर लो। जब हम लोग नोजल की डिजाइनिंग करेंगे और डिफ्यूजर की डिजाइनिंग करेंगे वहां पर हमको है ना इसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट आएगी, ओके। ठीक है,
सो आज का जो लेक्चर था बेसिकली डेडिकेटेड था दो एफिशिएंसी के लिए, जहां पर हम लोगों ने ना एचएस कर्व समझा, नोजल का और डिफ्यूजर का, और नोजल और डिफ्यूजर के एचएस कर्व के साथ साथ में ना हम लोगों ने बात करी किसके बारे में, हम लोगों ने बात करी कि कैसे हम लोग है ना उनकी वैल्यू जनरेट करते हैं। बहुत छोटी सी चीज़ थी यहाँ पर एक, कि ये ध्यान रखना कि किसी भी चीज़ के अंदर ना न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, एज हम उसका जब है ना मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं तो न्यूमरेटर को हमको क्या करना है, एज ए स्मॉल कंसीडर करना है, और डिनोमिनेटर को क्या कंसीडर करना है, एज हमको ग्रेटर वैल्यू कंसीडर करना है। तो जब चाहे नोजल की बात करोगे चाहे डिफ्यूजर की बात करोगे, अपने आप तुमको है ना वैल्यूज दिख के आ जाएगी वहां पर सामने की वैल्यूज क्या आ रही है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? बच्चे किसी को कोई डाउट है? अभी तक जितना पढ़ाया वो सब क्लियर है ना आप लोगों को? हिमांशु, विनोद, विनोद तो शायद आज ही आया क्लास के अंदर। बच्चे आज तक डाउट, इफ एनीवन हैव, अगर किसी को भी कोई भी छोटा सा डाउट हो ना फ्रीली पूछो, आराम से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बेसिक है। अगर ये बेसिक तुम अभी क्लियर कर लोगे ना तो आगे हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे, जब हम लोग है ना कस के अंदर प्रोसीड करेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो फिर आज की क्लास को एंड करते हैं इस नोट के साथ में कि हम लोगों को पूरा सबको क्लियर हो रखा है कि हमने क्या क्या किया है। ठीक है, आज हम लोगों ने सिर्फ दो चीज़ पढ़ी है बेसिकली, जिसके अंदर हम लोगों ने एक नोजल एफिशिएंसी के बारे में बात करी है, दूसरी हमने डिफ्यूजर एफिशिएंसी के बारे में बात करी है। एफिशिएंसी को रिलेट करा है हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी से, दो कोफिशिएंट पढ़े जो हम लोगों ने बोला, एक प्रेशर लॉस कोफिशिएंट है, एक दूसरा हमारे पास में क्या है, प्रेशर रिकवरी कोफिशिएंट है। ओके, कल हम लोग है ना निकालेंगे मास ऑफ डिस्चार्ज थ्रू द नोजल, की नोजल के थ्रू है ना मास ऑफ डिस्चार्ज कितना फ्लो होता है। साथ के साथ हम लोग ये भी वैल्यू निकालेंगे कि किस टाइप से हम लोग क्रिटिकल प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो डेरिवेशन है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है इस पूरी यूनिट के लिए, ध्यान रखना कि है ना हमारे पास 99% केस के अंदर है ना ये डेरिवेशन आएगी। क्लियर? ठीक है, तो इस क्लास को अभी एंड करते हैं। तो बिफोर वी एंडिंग द क्लास